आग लगने से 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप लगा है। रैली निकालने के वक्त खुलेआम आग लगाने का आरोप है। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मीरगंज थाने के करियाव गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपके सामने जौनपुर से रख रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़ चुके हैं। जावेद, बताइए, अभी आग को बुझा लिया गया है या फिर क्या जानकारी है आग को लेकर? देखिए, ये वीडियो जो है वो कल का है, तो कल के बाद से पूरा मामला अभी तक शांत हो चुका आग को लेकर के। लेकिन एक चीज ये कहने वाली है कि जिस तरह से यूं ही गेहूं खेतों में आग लग जा रही है, कल आम्बेडकर जयंती में जुलूस के दौरान आरोप लगा कि भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक खेत में आग लगा दी। जिस तरह का आप विकराल रूप देख रही हैं आग का, उसको देख के अंदाजा लग रहा है कि कितना एरिया आग ने कवर किया है। ठीक है जावेद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आपने कहा कि ये वीडियो जो है वो कल का है। अब अपडेट ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप लगा है। रैली निकालने के वक्त खुलेआम आग लगाने का आरोप है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। जानकारी ये कि 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मीरगंज थाने के करियाव का ये पूरा वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर गेहूं की फसल जल के राख हो गई, तस्वीरें बता रही हैं और आग लगाने का आरोप लगा है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर। ये कहा जा रहा है कि एक रैली वहां पर निकाली गई थी और रैली के दौरान ही यहाँ आग लगाई गई गेहूं की फसल पर, जिसके बाद अब किसानों में गुस्सा है, जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनमें गुस्सा है। ये बड़ी जानकारी, ये वीडियो कल का है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। वाराणसी में बीपी गंगा की खबर के बाद इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर अवैध तरीके से खड़ी की गई कोहिनूर बिल्डिंग पर वीडीए बुलडोजर चलाने जा रहा है। रविंद्रपुर इलाके में कोहिनूर बिल्डिंग का अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा था और एबीपी गंगा की खबर पर वीडीए वीसी ईशा दुहन ने संज्ञान लिया और इसके बाद वीडीए ने मामले में 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले तस्वीरें आ रही हैं अयोध्या से, आपको दिखाते हैं। वहां पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। वहां पहुंच करके उनका किस तरीके से स्वागत हुआ, तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद उनका वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ में मौजूद हैं और उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद। अयोध्या के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, डेप्यूटी सीएम। लखनऊ राजभवन से रवाना हुए थे 9 बजे के आसपास। उसके बाद अयोध्या पहुंचे, यहां पर जोरदार स्वागत उनका। हनुमानगढ़ी के दर्शन भी वो करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे वहां पर और उसके बाद रामलला का लेंगे आशीर्वाद। अलग अलग हिस्सों से जहां से भी उपराष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वहां पर स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पर लोग मौजूद हैं जो स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। यहां से सीधे अब काफिला आगे बढ़ेगा। जोरदार स्वागत यहां पर हुआ। किस तरीके से सजाया गया है इस इलाके को, वो भी आप देखिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अयोध्या का दौरा है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं वेंकैया नायडू। आज दूसरा दिन है और अयोध्या में उनकी मौजूदगी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, आम लोगों में भी उत्साह है और यहाँ पर जाकर के हनुमानगढ़ी में जाएंगे, वहाँ पर दर्शन पूजन वो करेंगे पूरे मंत्रोच्चारण के बीच में और उसके बाद रामलला का भी आशीर्वाद लेंगे, ऐसी जानकारी है। तो जिस भी हिस्से से काफिला आगे गुजरेगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी और जोरदार स्वागत किया जाएगा हर एक हिस्से में, ये जानकारी दी गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं वाराणसी में बीपी गंगा की खबर के बड़े असर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर अवैध तरीके से खड़ी की गई कोहिनूर बिल्डिंग पर वीडीए बुलडोजर चलाने जा रहा है। रविंद्रपुर इलाके में कोहिनूर बिल्डिंग का अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा था और एबीपी गंगा की खबर पर वीडीए वीसी ईशा दुहन ने संज्ञान लिया। इसके बाद वीडीए ने पूरे मामले में 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। आपको बता दें कि पहले से सील हुई बिल्डिंग में अवैध तरीके से निर्माण का काम चल रहा था
और इस पूरे मामले में वीडीए के कर्मचारियों और पुलिस की मिलीभगत का शक है। और ऐसे में इस मामले में अब क्या कुछ आगे होगा, ये देखने वाली बात होगी। कोहिनूर बिल्डिंग के अवैध निर्माण को लेकर कई तरह की गड़बड़ी भी मिली है, जिसके बाद अब वीडीए इस अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। कई ऐसे अधिकारी जिन पर भी गाज गिर सकती है, ऐसी जानकारी है। इस पूरे मामले पर अब लगातार नजर है, पड़ताल भी हो रही है। एबीपी गंगा की खबर का किस तरीके से यहाँ पर असर हुआ और किस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ चुके हैं। नीतीश, आप किस तरीके से बुलडोजर चलाने की तैयारी है, कब तक बुलडोजर चलेगा और फिर किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो जरा बताएं। अगर आदेश की बात करें तो साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है कि जो भी अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही इस वक्त हम कोहिनूर जो बिल्डिंग है वहां पर मौजूद है और इस बिल्डिंग को जिस तरह से वीडीए का जब यहाँ पर महकमा पहुँचा तो देखा गया कि ये बिल्डिंग जांच के दौरान पहले से सील बताई गई, लेकिन सील बिल्डिंग में फिर एक बार काम का होना बड़े सवाल खड़े करता है। इसके बाद फिर से एक बार बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, जो ये गेट है सील कर दिया गया है, लेकिन इस गेट में अभी भी पीछे से जाने के रास्ते हैं, एबीपी गंगा ये बता रहा है। लेकिन आपको इसके साथ ही आपको बता दूं कि सिर्फ कोहिनूर पार्ट 1 को सील किया गया है। अभी इस पूरे रविंद्रपुरी में ऐसी कई इमारतें हैं जो अवैध रूप से बनाई जा रही हैं। थोड़ा सा विशेष आगे आए और भी जो तस्वीरें हैं हम दिखाना चाहेंगे कि अगर बिल्डिंग के बाएं तरफ का हिस्सा है तो वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा दाहिने तरफ का हिस्सा भी विशेष दिखा दीजिए इधर आकर कि ये जो दाहिने तरफ का हिस्सा है ये कोहिनूर पार्ट 2 है। ये भी कोहिनूर बिल्डिंग के नाम से ही जाना जाता है। और इस पर देखिए ये जो निर्माण हुआ है, क्या ये निर्माण यूं ही एक दिन में हो गया? क्या वीडीए के अधिकारी जब ये निर्माण हो रहा था उस वक्त सो रहे थे? और इतना ही नहीं, अगर बात करें तो रविंद्रपुरी क्षेत्र में कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो इसी तरह से बनाई जा रही हैं, लेकिन वीडीए महकमा अभी भी कान में तेल डालकर सो रहा है। कब तक जगेगा वीडीए, कब तक जगेंगे वीडीए के अधिकारी? आखिर जो गलती सामने आई है, एबीपी गंगा ने जब खबर दिखाई तो जो गलती सामने आई है कि सील बिल्डिंग में काम चल रहा था, वो गलती आखिर कब तक दोहराई जाएगी? कब तक रविंद्रपुरी को जो अवैध निर्माण है उससे आज़ाद कराया जाएगा? कई ऐसे निर्माण हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर वीडीए की टीम ईमानदारी से अपने कामों को देखे तो 100 से ज़्यादा निर्माण निकलेंगे, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति में आधे दर्जन से ज़्यादा निर्माण हो रहे हैं और इन पर वीडीए का हथौड़ा कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि वीडीए वीसी को अगले अवैध निर्माण की खबर कब तक लगती है। क्या उसके बारे में भी कभी किसी खबर को चलने का इंतज़ार किया जाता है, या स्वतः संज्ञान के अनुसार ऐसे लोगों में दहशत बनाने में, कहते हैं कार्रवाई की दहशत होती है, क्या वीडीए कामयाब होता है? ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ठीक आपने नीतीश कहा कि कब तक कार्रवाई होती है उस पर लगातार नजर है। किसी से आपकी बातचीत हो पाई है क्या नीतीश? किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है, बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? दीपा, अगर सिर्फ इस मामले की बात करें तो इस मामले में साफ तौर पर वीडीए वीसी का कहना है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर आदेश दे दिया है। इस जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग कोहिनूर बिल्डिंग है, और उसमें पहले से वो सील बिल्डिंग थी, लेकिन उसमें निर्माण कार्य चल रहा था। एक बार फिर से सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो इसलिए गठित की गई है कि आखिर सील बिल्डिंग में काम किस आधार पर शुरू किया गया। क्या जो सील बिल्डिंग है, सील करने के बाद जिस तरह से पुलिस और प्रशासन को सौंप दी जाती है, तो क्या पुलिस की संलिप्तता तो नहीं? आपको बता दें कि एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि आधे दर्जन से ज़्यादा वीडीए के अधिकारी और पुलिस के महकमे के 3 ऐसे कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। उन पर भी कार्रवाई तय है और जल्द ही जो कोहिनूर का अवैध निर्माण है उस पर वीडीए का बुलडोजर चलने वाला है। आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, वाराणसी विकास प्राधिकरण लगातार अपनी फोटो छपवाने के लिए जाना जाता है, बुलडोजर चला दिया और कहते हैं कि पूरी तरह से हम अवैध निर्माण के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेकिन सक्रियता कहां है, इसकी तस्वीर एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखा दी है और अब आगे ये सक्रियता बरकरार रहे इसकी भी तस्वीरें
उम्मीद है कि दिखाई जाएंगी, लेकिन जब उम्मीदें खरी होकर ज़मीन पर उतरे तब आपको बताएं कि जो पिछले दिनों के उदाहरण हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि पिछले दिनों के उदाहरण में बीडीए की कई खामियां हैं। और रविंद्रपुरी क्षेत्र खासतौर पे जिस तरह से पॉश एरिया बोला जाता है, काशी का एक कहते हैं कि सबसे पहली ऐसी कॉलोनी थी जो मॉडल कॉलोनी थी, इस क्षेत्र को लेकर कई तरह की शिकायतें हैं। यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, हुए हैं, लेकिन बीडीए के अधिकारी क्यों कान में तेल डालकर सो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बीडीए के अधिकारी क्यों मौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है नीतीश। और आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास फिर लौट करके आएंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। आप रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा की खबर का असर सिर्फ वाराणसी में ही नहीं हुई है। प्रयागराज और लखनऊ में जब हमारी खबर चली तो प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। 66 स्कूलों की बत्ती गुलवाली, खबर पर पावरफुल असर। राजधानी लखनऊ के जिन 66 सरकारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन काटे गए थे, एबीपी गंगा की खबर के बाद अब एक बार फिर से वहां पर बिजली कनेक्शन जोड़े जाने की शुरुआत हो गई है। छात्रों को मिली गर्मी से मुक्ति, खत्म हुई अंधेर गर्दी। लखनऊ के 66 परिषदीय स्कूलों के बच्चे कल तक बदहाल व्यवस्था की अंधेर गर्दी में पसीना बहा रहे थे, लेकिन जब गर्मी से परेशान बच्चों की तस्वीर एबीपी गंगा ने दिखाई तो प्रशासन से शासन तक हड़कंप मच गया। बिना वक्त गवाए सभी स्कूलों की बत्ती बहाल कर दी गई। अगर इस स्कूल की बात की जाए तो 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था, यहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली कनेक्शन काटा जा चुका था, बच्चे गर्मी में बेहाल रहते थे, अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन जब एबीपी गंगा ने इन स्कूलों की समस्याओं को उठाया, दिखाया कि किस तरह से इन स्कूलों में पढ़ने वाले सैकड़ों हजारों बच्चे गर्मी में परेशान हैं, उनके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो मामले का खुद शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए और तत्काल ही इन स्कूलों में बिजली के कनेक्शन जोड़े जाने शुरू हो गए। 66 स्कूलों में बत्ती गुल होने का मामला राजधानी लखनऊ का था। एबीपी गंगा की टीम जब स्कूल पहुंची तो बच्चे और टीचर सब गर्मी से परेशान थे। एबीपी गंगा ने बच्चों की परेशानी का सवाल सीधे शिक्षा मंत्री से किया। मंत्री जी भी बच्चों की परेशानी देखकर पिघल गए और फौरन बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। 66 स्कूल का जो केस है, जो स्थिति आई है, इसका जितना हमारे विभाग पे बिजली पावर कॉर्पोरेशन का जो भुगतान था उसको विभाग के द्वारा समय से पूरा क्लियर करा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, इसको चेक करवाने के लिए बता दिया गया है। जहां लखनऊ में स्कूल के बच्चे परेशान थे, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में मां गंगा का कलेजा चीरा जा रहा था। खनन माफिया गंगा नदी से दिन रात बालू निकाल रहे थे, जिसके लिए खनन माफिया ने एक सड़क का निर्माण कर रखा था। लेकिन जब एबीपी गंगा ने मां गंगा को आजाद कराने की मुहिम चलाई तो कुंभकर्णी नींद सोए प्रशासन की नींद टूटी। प्रशासन ने बिना वक्त गवाए गंगा नदी पर अवैध तरीके से बनाई गई सड़क को तोड़ दिया, जिससे मां गंगा फिर से एक बार माफिया के चंगुल से मुक्त हो गई। संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां गंगा नदी से निकली हुई 2 धाराओं को कैद कर उन पर अवैध तरीके से सड़क बनाए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई सड़क को देर रात नष्ट कर दिया गया है। गौरतलब है, प्रयागराज में सरकारी अमले की मिलीभगत के चलते माफिया इस कदर बेखौफ हो गए थे कि उन्होंने गंगा की धारा को कैद कर बनाई गई सड़कों पर निगरानी के लिए कई जगहों पर मचान नुमा वॉच टावर भी बना रखे थे। सफेद रेत का काला कारोबार चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम होता था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन ने कार्रवाई कर सड़क को तोड़ दिया, लेकिन अभी तक कोई माफिया गिरफ्त में नहीं आया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द कार्रवाई का चाबुक चलेगा और मां गंगा को कैद करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। न सिर्फ वाराणसी में बल्कि लखनऊ और प्रयागराज में भी खबर चलने के बाद एबीपी गंगा पर हड़कंप मच गया है और अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया है। इस पर लगातार नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मामले में संज्ञान तो ले लिया गया खबर प्रसारित होने के बाद, लेकिन अब कार्रवाई कब होगी? अब इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और कब तक कार्रवाई होगी, इस पर जवाब कब तक सामने आ जाएगा? अब ये देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होगी और जवाब कब तक सामने आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने हैं वो ये है कि कोहिनूर पर बीडीए कहीं ना कहीं सख्त हो चुका है। कोहिनूर को लेकर बीडीए की निगाहें अब पूरी तरह से खुली हुई हैं।
जो आंखें हैं वो खुली हुई हैं। वो पीडीए जो कभी कोहिनूर को लेकर सुसुप्तावस्था में था, अब थोड़ी सी निद्रा से जागा है। अगर थोड़ी सी निद्रा से और जाग जाए तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। और आपको बताऊं कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्या अब से पहले ये जनता को ठगते आए हैं? आखिर किसके शहर पर ये अवैध निर्माण होते हैं? पूरे वाराणसी शहर की बात कर लें तो वाराणसी शहर अवैध निर्माण का एक तरह से अड्डा है। चाहे वो घाट हो, चाहे गलियां हो, चाहे इसके साथ कोई कॉलोनी हो, हर तरफ आपको अवैध निर्माण दिखाई देंगे। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर सिर्फ कार्रवाई कागजों तक क्यों दौड़ रही है? जमीन पर कार्रवाई कहां है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ जांच ही होगी या जांच के कोई नतीजे होंगे? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पीडीए के उच्च अधिकारी मुकदमा दर्ज कराएंगे? क्या इन पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी? ये बड़े सवाल हैं और देखना ये होगा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण अब उन अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करता है। और इसके साथ ही इस कोहिनूर के अलावा जो रविंद्रपुरी में बन रही अन्य इमारतें हैं या फिर जो अवैध निर्माण हो चुका है, कोहिनूर पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं, उन पर बीडीए की कार्रवाई कब होगी? कब बीडीए का बुलडोजर रविंद्रपुरी में गरजेगा? ये बड़ा सवाल है। तुजा के एप्पल, मैकबुक, लैपटॉप और मोबाइल के मिरर इमेज से कई नए खुलासे हुए हैं। संदिग्ध लोगों से बातचीत करने में VoIP कॉल या फेस टाइम का इस्तेमाल वो करता था। सीरिया के अकाउंट को ट्रेस करने में एटीएस के एक्सपर्ट को परेशानी हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। मुर्तजा ने नेपाल के बैंक खातों के जरिए सीरिया भेजे थे रुपए, ये भी जानकारी है। और साथ ही जांच एनआईए को ट्रांसफर होने के बाद खोलेगी आगे की परतें, जो भी परतें हैं वो आगे जाकर के खोलेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, विस्तार से बताइएगा, क्या नए नए खुलासे हो रहे हैं? अब क्या जांच एजेंसियों को हाथ लगा है? देखिए, मुर्तजा जो कम्युनिकेशन करता था सीरिया या अन्य जगहों पर जहां पर जो उस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग थे, जो विचारधारा को प्रभावित करते थे, जो रेडिकलाइज करते थे, उनसे जो संबंध थे उसके, जिससे जिस तरीके से बातचीत करता था वो बेहद गोपनीय तरीका था। ये वो हाईटेक तरीके होते हैं जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को जांच में भी दिक्कत आती है ताकि ये लोग ट्रेस ना हो सके, ऐसे लोगों को ट्रेस ना किया जा सके। इसलिए VoIP कॉल या फेस टाइम जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करता था। सीरिया में उसने अकाउंट में रुपए भेजे थे, बहुत सारे रुपए भेजे थे। 8 लाख रुपए पिछले 2 साल के दौरान वो भेज चुका था। ये बात हम अब एबीपी गंगा के दर्शकों को उसी दिन बता चुके थे जिस दिन मुर्तजा गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद उसके जो पूछताछ की गई थी तब ये चीजें सामने आई थी। और अब जो दिक्कत है एजेंसियों के सामने वो ये है कि विदेश में जो अकाउंट है वो किस तरह से ट्रेस किए जाए, क्योंकि वो सीरिया का बैंक अकाउंट है और विदेश से ही भेजा गया था, यानी नेपाल से रुपया भेजा गया था। बाहर भारत के अंदर की कोई एक्टिविटी नहीं है, सब विदेशी। नेपाल भी दूसरा देश है और सीरिया भी दूसरा देश है जहां पर आतंकी गतिविधियां चलती हैं, ISIS जैसे संगठन सक्रिय है। तो ऐसी जांच के लिए, चूंकि एटीएस का जांच का दायरा सीमित है, देश के भीतर जितनी गतिविधियां होती हैं, जो आतंकी गतिविधियां, उस पर नजर रखती है, लेकिन जो एनआईए है वो जांच का दायरा उसका बड़ा है, विस्तृत है, वो विदेशों में भी जांच कर सकती है। इसलिए जब तक ये जांच एनआईए को ट्रांसफर नहीं होगी तब तक वो सीरिया का कनेक्शन, जो बैंक अकाउंट है उसके बारे में जानकारी कि वो बैंक अकाउंट किसका है, और नेपाल के जो बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट जिससे रुपए भेजे गए थे उसके बारे में जानकारी, ये सारी जानकारियां तभी हासिल हो सकती हैं जब एनआईए को ये जांच ट्रांसफर हो जाएगी। और इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। जो मनी ट्रांजैक्शन है, जो रुपयों का लेन देन है, वो बहुत सारी चीजें प्रूव करेगा कि मुर्तजा आतंकियों के संबंध में था, आतंकी संगठनों से लगातार उसकी बातचीत चल रही थी। और जिस तरह से उसने पूछताछ में बताया है कि वो सीरिया जाना चाहता था, केमिकल इंजीनियर था वो, तो केमिकल, उसके पास बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिससे वो केमिकल बम बना सकता था। और जो उसके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन मिले हैं, उसकी जो चैट रिकॉर्ड है वो अरबी भाषा में है। बहुत सारी ऐसे चैट रिकॉर्ड हैं जो अरबी में ही है, वो समझने में एटीएस के लोगों को दिक्कत आ रही है। इसके पहले भी दुभाषीय बुलाए गए थे और जो अरबी भाषा की चैट है उसको हिंदी में रूपांतरण करके या अंग्रेजी में रूपांतरण करके उसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर चैट में क्या चीजें थी, किन किन लोगों से, जो उसमें कई कोड भी हैं। अभी कोड का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एटीएस के सूत्रों ने बताया है कि कई कोड भी हैं, कोड वर्ड में भी भाषा, जो कोड भाषा है उसमें बातचीत होती थी, लेकिन ये कोड क्या है उसको क्रैक करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो आगे जो जांच का दायरा है एटीएस का
वो अब धीरे धीरे जो इंटरनेशनल एजेंसी है यानी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है भारत की एनआईए, उसकी तरफ जा रहा है। एनआईए में जांच जाने के बाद ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी और आगे की क्या क्या चीजें हैं इसमें बिल्कुल विवेक, और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही हाईटेक तरीके से, स्मार्ट तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश की प्लानिंग हो रही थी, उसका भंडाफोड़ तो हो गया है, लेकिन अब किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हो, ये जांच एजेंसियों के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे खबरें ताबड़तोड़।